गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय। तो आज का ये चैप्टर है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। ये चैप्टर क्लास 8 का थर्ड चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो इसके बारे में सबसे पहले मिनरल्स। मिनरल इज़ एनीथिंग मीन्स इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होगा, ठीक है, पदार्थ होगा जिसकी एक केमिकल कंपोजिशन होगी, तो वो मिनरल है। एंड पावर रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज थ्रू विच वी कैन जनरेट पावर, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ऑल्सो पावर रिसोर्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो पावर रिसोर्स। ओके, तो इसी के साथ हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देखते हो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, रोमन लेटर है ये, इसको आई मत समझिए। नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। तो कोई ऐसे 3 मिनरल्स जो आपके ज़रिए मतलब कि रोज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ठीक है जी, मिनरल क्या है? मिनरल इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना प्री सॉल्व्ड है, यहाँ पे पहले का सॉल्व्ड है, बट हम इसी को डिस्कस करेंगे पहले आपके साथ। तो इसके बाद ही इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। ओके, तो आंसर इसका है कि एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे का, द 3 मिनरल्स यूज्ड बाय अस इन डे टू डे लाइफ, मतलब हर दिन इस्तेमाल किए जाने वाले मिनरल्स जो कि कॉमन मिनरल्स हैं वो हैं कॉपर, आयरन, सॉल्ट। तो हमको पता है जैसे कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। वैसे मिनरल्स के टाइप भी होते हैं, ठीक है। मिनरल्स होते हैं, मेटालिक मिनरल्स होते हैं और नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं ना, उसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है फेरस मिनरल जिसमें आयरन का कंटेंट होता है, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन फेरस मिनरल जिसमें आयरन का कंटेंट जो होता है ना वो कम होता है, लेकिन दूसरे मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लेड ये कंटेन ज़रूर करता है वो। तो ठीक है, तो बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो है ना वो एक टाइप का नॉन फेरस मेटालिक मिनरल है। तो इसकी टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो है ना वो है चाइना और ब्राज़ील। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं जो कि टॉपेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में। किसके लिए? कॉपर के लिए। तो ठीक है, तो कॉपर का ये है। बट अभी बात करते हैं इंडिया में ये कहाँ मिल रहा है जी। जो इंडिया है ना, हमारी इंडियन स्टेट है, हमारा इंडिया कंट्री है, ये इंडिया कंट्री में सिर्फ मतलब टॉप जो है ना इसकी वैरायटी वो है एक मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। कि कॉपर जो है वो राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। कॉपर को हम तांबा कहते हैं वैसे तो, ठीक है। तो आयरन से तो सबसे पहले पता लगता है कि इट इज़ अ मेटालिक मिनरल। मेटालिक मतलब कि फेरस मिनरल है जिसमें कि आयरन का कंटेंट होगा ही होगा। तो आयरन जो है फेरस मिनरल है, फेरस मेटालिक मिनरल है, ठीक है। तो इसके जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना और इंडिया, ठीक है। इंडिया भी टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है ये, ठीक है। तो जो इंडिया में है ना इसका आयरन का मीन्स जो है आयरन की प्रोडक्शन जो है, जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो वो है हमारी जो है हमारी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे आयरन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। मीन इट इज़ द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। अभी सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट मतलब जो घर पे नमक होता है, सिंपल NaCl। तो सॉल्ट जो है वो एक नॉन मेटालिक टाइप का मिनरल है। तो देखिए मैंने आपके डिस्कस किया ना, अभी आपको बताया कि लाइक मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक में 2 कैटेगरीज होती हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। तो ये तीनों एग्जांपल जैसे कि कॉपर, आयरन और सॉल्ट है। कॉपर जो है वो मेटालिक है नॉन फेरस में, ठीक है। मेटालिक है बट उसकी कैटेगरी क्या है? नॉन फेरस है, ठीक है। जो आयरन है वो मेटालिक है और वो फेरस भी है, ठीक है। और जो ये सॉल्ट है ये नॉन मेटालिक है और इसकी टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं
चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड जर्मनी। मीन और भी कंट्रीज़ हैं, बट ये टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। और इंडिया में, ठीक है, नमक जो है ना, उसकी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं इंडिया की, वो हैं सबसे ज़्यादा में, तो मैं बात करूँगा गुजरात में, फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, और फिर जाके आती है बारी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। कॉपर का भी पता लग गया, आयरन का भी पता लग गया, सॉल्ट का भी पता लग गया, और मिनरल्स क्या होता है ये भी पता लग गया। तो सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ लें, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो बेसिक है। विदाउट टेक्स्ट बुक आप नॉलेज सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन से तो गेन नहीं कर पाओगे। बट हाँ, ये सब मटेरियल जो है मैंने आधे से ज़्यादा विद द हेल्प ऑफ योर बुक, आपकी टेक्स्ट बुक से, और थोड़ा सा मटेरियल मैंने खुद से इंटरनेट पे सर्च करके भी यूटिलाइज़ करके अपने आप को, जो मैं आपको वर्बल बता रहा हूँ, ठीक है, ओरल बता रहा हूँ, रीड आउट करके बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, वो मैं खुद से तैयार किया हुआ। तो आगे, व्हाट इज़ एन ओर? ठीक है, और वैसे एक अयस्क होता है, ठीक है, ओके। व्हाट इज़ एन ओर? ठीक है, तो इसका आंसर है एन ओर इज़ अ रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड। तो माइंड एक टाइप की ना एक्सट्रैक्शन की वो है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस है, जिसमें माइनिंग करते हैं हम। जैसे हम मिनरल्स को रॉक में से, जो कि अंडर द अर्थ सरफेस होते हैं ना, सरफेस अर्थ के नीचे होते हैं जो मिनरल्स, उनको हम माइनिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं, मतलब उनको फाउंड करते हैं, उनको खोजते हैं वहाँ से। तो एन ओर इज़ अ रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड। ठीक है, वट आर द ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड? वेयर आर द ओर्स ऑफ द मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड? तो ओर्स ऑफ द मेटालिक मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक फॉर्मेशन, जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक्स आर फाउंड, ये किससे फॉर्म होती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन लावा, मॉल्टन रॉक के ज़रिए। ठीक है, ठीक है, जब पिघली हुई चट्टान को ना ठोस सामग्री की मजबूती मिलती है ना, तब वो इग्नियस रॉक बन जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं, ये ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि पहले टाइम में एक रॉक का फॉर्म होती है, पर ये चेंज हो जाती है किसके थ्रू? विद द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट एंड प्रेशर, या फिर कोई भी अदर इंग्रेडिएंट या एजेंट जो इसके थ्रू पास होता है, मतलब कि जो कि बिना पानी के पास होता है। ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में नहीं जाता ये। ठीक है, ये मतलब वो जैसे कि इग्नियस है कि मॉल्टन रॉक में से आता है, तो इसमें मॉल्टन की कोई ज़रूरत नहीं है, लिक्विड स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम टू रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस जो है वो एक रीन्यूएबल हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग, कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल गैस। तो जो दो रीजन्स हैं जो कि रिच हैं नेचुरल गैस रिसोर्सेज में, ठीक है, रिसोर्स क्या होता है? अ रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्पस, जिसको हम किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें, वो हमारे लिए रिसोर्स होती है। तो जो टू रीजन्स हैं वो है जैसलमेर एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, जैसलमेर जो है एक सिटी है राजस्थान में, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा है जो वो रीजन है हमारी आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज़ की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। ठीक है, विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर रूरल एरियाज़? सबसे पहले हम रूरल एरियाज़ की बात करेंगे। रूरल एरियाज़ मतलब कि जैसे हम कहते हैं क्या, ग्रामीण क्षेत्र, मतलब कि गांव का विलेज एरिया जो होता है ज़्यादातर, उसको हम रूरल एरिया कहते हैं। ठीक है, फॉर रूरल एरियाज़ के लिए हम एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, एनर्जी सोर्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या यूज़ कर सकते हैं? हम उधर यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी। आंसर ये देखिए यहाँ पर, ये है फोर्थ ए पार्ट फॉर रूरल एनर्जी, फॉर रूरल एरियाज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर फिजिबल ऑप्शन। मतलब कि ये बहुत ही सबसे आसान है, फिजिबल है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। ठीक है, इट इज़ अ फिजिबल ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि देयर आंट मैनी हाई राइज बिल्डिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं हैं गाँव के एरिया में, मीन्स गाँव के एरिया में, तो यहाँ पे धूप जो होगी उसको हम ट्रैप कर सकते हैं सोलर पैनल्स में। ठीक है, जिससे हम सोलर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ओके,
वेरी नाइस। तो इसी के साथ नेक्स्ट अब बी पार्ट भी है इसका, कोस्टल एरियाज़। अब कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं? तो कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं ना, कोस्टल एरियाज़ आर दोज एरियाज़ which are commonly defined as the interface or transition area between land and sea including large inland lakes। कोस्टल एरियाज वो होते हैं जिसमें लैंड और सी का इंटरेक्शन या इंटरफेस होता है, ट्रांजिशन होता है, ठीक है, वो एरिया होता है जिसको हम कोस्टल एरियाज कहते हैं, मीन्स, ठीक है। तो इसी के साथ अब कोस्टल एरियाज में क्या होगा? कोस्टल एरियाज में जो होगा ना, उसके लिए हमें चाहिए क्या? उसके लिए हमें चाहिए सबसे बेस्ट ऑप्शन सोर्स के लिए, वो है यहाँ पे आंसर। देखिए इसका आंसर में क्या है? विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। तो विंड एनर्जी क्या होती है? वैसे विंड एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसमें हवा को हम यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम बड़े बड़े टर्बाइंस लगा देते हैं, जो कि हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसको वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। और टाइडल एनर्जी ये रिलेटेड होती है ओशन टाइड्स और करंट्स के साथ, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के साथ, ठीक है, उनके साथ इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको भी यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड बाय द नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ ओशन टाइड्स एंड करंट्स, ठीक है। तो इसी के साथ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एरिड रीजन्स क्या होती हैं? एरिड रीजन्स वो रीजन्स होती हैं वेयर जहाँ पे मतलब कि पानी की बहुत कमी होती है, मीन देयर इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेवियर लैक ऑफ अवेलेबल वाटर, ठीक है। और साथ में प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, मतलब वहाँ पे प्रिवेंट कर देता है उनको, मीन फलने फूलने लायक नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो एरिड एरिया है जहाँ पे सूखा ही सूखा होगा, मतलब उसको बिल्कुल सूखा ही नहीं कहेंगे, बट हाँ जहाँ पे वाटर लेवल का जो भी कंटेंट है ना, वो भी बिल्कुल निग्लिजिबल होगा ही नहीं वहाँ पे, मतलब होगा कुछ ना कुछ हिस्सा तो होगा पानी का, क्योंकि वाटर लेवल तो एक जैसे ही है, बट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस और द लैंड फॉर्म्स, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो जी अब बताएंगे हमको ये कि एरिड रीजन्स में कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो एरिड रीजन्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? विंड एनर्जी को और सोलर एनर्जी को। क्यों? क्योंकि ये भी एरिया जो होता है ना, एक टाइप का रूरल एरियाज़ के साथ मैच करता है एरिड रीजन्स का, क्योंकि जहाँ पे सूखा वूखा होगा, एनिमल लाइफ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वहाँ पे लोग कैसे बसेंगे? सेटलमेंट ही नहीं होगा वहाँ पे, लोग वहाँ पे बसने का सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो विंड एनर्जी भी आपको पता है, बड़े बड़े टर्बाइंस लगा देते हैं। टाइडल एनर्जी का भी पता है, वो कि ओशन करंट्स एंड उसमें से निकलता है। और जो सोलर एनर्जी है उसमें क्या करते हैं? सूर्य की किरणों को, मतलब द रेज ऑफ द सन आर ट्रैप्ड, मतलब उसको कैप्चर किया जाता है, उसको ट्रैप किया जाता है थ्रू द सोलर पैनल्स, और बाद में उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। अब हम अपने घर में एनर्जी कैसे बचा सकते हैं? ठीक है, एनर्जी होता क्या है वैसे? ठीक है, एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, ठीक है, ठीक है, किसी भी चीज़ का कैपेसिटी, कोई काम करने की, उसे एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आंसर्स हैं, तो 5 वेज जो हैं वो हैं प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि सोलर एनर्जी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर रिसोर्सेज को बचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर देंगे हम, उसकी जगह दूसरी को यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा बिजली का बिल या कुछ भी वो तो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग बायोगैस एज कुकिंग फ्यूल, बायोगैस को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बायोगैस जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बायोफ्यूल, ठीक है, दैट इज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट की डिकम्पोजिशन करके इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और ये एक टाइप का बायोफ्यूल होता है बायोगैस, ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद ड्राइंग क्लोथ्स इन सनलाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक ड्रायर्स टू प्रिवेंट इमिशन एंड अननेसेसरी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कपड़ों को सुखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग धूप में सुखाएंगे, जो ड्रायर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना बंद करेंगे, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, मतलब एक टाइप की एनर्जी सेव होगी। और फोर्थ है इसका अवॉइडिंग मिस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मिस यूज़ नहीं करना है, ये तो
हर किसी को होना चाहिए कि जब आप घर से कहीं जाएं, अगर आप घर लॉक करके जा रहे हो तो अपने अपने घर की लाइट्स बंद कर लें, या जब आप एक रूम में बैठे हों तो अगर आपको फ़ैन चाहिए तो फ़ैन लगा लें, बट जो रूम खाली है वहाँ पे फ़ैन को बंद कर दें। मीन ये सिंपल सिंपल बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप अपने ही घर की एनर्जी भी बचाएंगे और साथ में पैसा भी बचाएंगे। तो नेक्स्ट है इसका यूजिंग प्रेशर कुकर्स फॉर कुकिंग। तो प्रेशर कुकर में खाना पकाएंगे। प्रेशर कुकर में ये क्या होता है कि लाइक कि उसका जो प्रेशर कुकर, जब हम खाना ढक के पकाते हैं ना, सिंपल प्रेशर कुकर क्या है, एक प्रेशर कुकर है वो, सिर्फ आप उस प्रेशर कुकर के साथ मत उसको रिलेट कीजिए। जब वो खाना ढक के पकाते हैं ना तो वो जल्दी बनता है और गैस कम लगती है। ये बेसिक फैक्ट है। मैं कहूँगा कि आप अपने मम्मा को भी बोलें अगर वो ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता होगा। ओके, वेरी नाइस। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टेक द करेक्ट आंसर्स। ओके, सो टेक द करेक्ट आंसर्स। ओके। तो ये रहे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है इसका, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। तो कौन सा है जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है मिनरल का? दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, दे आर इनएग्जॉस्टिबल, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। तो इसका आंसर जो है वो है पार्ट सी। दे आर इनएग्जॉस्टिबल, मतलब ख़त्म नहीं होंगे। नहीं जी, ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, इनका एंड नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, बढ़िया एंड हो सकते हैं जब हम इनका एक्सेसिव यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो माइका, ठीक है, तो माइका जो है इट इज़ अ ओर, ठीक है। माइका जो है दीज आर द ग्रुप ऑफ मिनरल्स, ठीक है, जिसका फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो होता है ना, वो एक इंडिविजुअल माइका का भी स्प्लिट हो जाता है एक्सट्रीमली थिन प्लेट्स में, छोटी छोटी प्लेट्स में वो एक्सपैंड हो जाता है। तो इसके जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं ना वो हैं हमारा आंध्र प्रदेश, फिर आता है राजस्थान, और उसके बाद आता है क्या, झारखंड और बिहार, ठीक है। झारखंड और बिहार दोनों नंबर थर्ड पोजीशन पे हैं ये ऐसे। तो सिंपल सा रीज़न है, ऑड वन आउट, कर्नाटका है ही नहीं इसमें, तो हम कर्नाटका को बाहर फेंक देंगे, मतलब कि कर्नाटका जो है वो प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है जी। ओके, वेरी नाइस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। तो जैसे मैंने कॉपर के बारे में आपको बताया था, तो जो चाइल है, ठीक है, चाइल CHILE, वो चाइल जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड का, जो कि कॉपर की प्रोडक्शन करता है। इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी के साथ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व LPG इन योर किचन। अच्छा जी, कुकिंग, ओके, सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट। ये भी अच्छा प्रोसेस है, हम दाल को सोक कर लेते हैं, उसको पानी में भिगो के रख लेते हैं ताकि वो जल्दी बन जाए, ठीक है। तो इससे तो LPG बच रही है, इससे तो गैस बचेगी क्योंकि जल्दी पक जाएगी। कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर, खाना ढककर पकाएंगे तब भी गैस बच जाएगी। कीपिंग द वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग, मतलब हम गैस ऑन कर लेंगे और सब्जियां काटेंगे उसके साथ ही, फिर तो गैस ज़्यादा वेस्ट होगी, मतलब हम पहले सब्जियां काट लेंगे और फिर गैस ऑन करेंगे, ये भी प्रोसेस है, इससे भी LPG बच जाएगी। फिर कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम, अरे हम खाना भी बनाएंगे कुकिंग मतलब पैन पे, उसको भी ढकेंगे नहीं और साथ में लो फ्लेम पे रखेंगे। तो लो फ्लेम पे रखने से क्या खाना जल्दी बन जाएगा? नहीं तो गैस तो उतनी ही वेस्ट होगी और साथ में इसमें ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। यहाँ तक सबको कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ अपना अपना कमेंट्स कर दीजिएगा, तो हम कमेंट में कोशिश करेंगे आपके साथ पूरी की पूरी इसकी जो भी डिटेल है, जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करें। तो क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। Environmental aspects must be carefully looked into before building huge dams. तो बड़े बड़े डैम्स बनाने से पहले हमको इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो होते हैं, इन्वायरमेंट की कोई भी प्रॉब्लम वगैरह जो हो गई है डैम बनाने से, तो वो सब हमको एक बार केयरफुली देख लेना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो है बिल्डिंग ह्यूज डैम्स कॉजेज डिस्टेब्लिशमेंट of the natural habitats of plants and wild animals living in the area. These environmental aspects should be looked into before
बिल्डिंग डैम्स। तो वैसे भी जो डैम्स होते हैं सबसे पहले वो एक रिजर्वायर पे बनेंगे, मतलब एक नदी पे बनेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आसपास की जो भी प्लांट की स्पीशीज़ हैं या एनिमल स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स की वो हैं जो भी हैं प्रजातियाँ हैं, उन लोगों का जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब उनका रहने का एरिया जिसमें वो अपना फूड चेन भी बनाते हैं, अपना रहते भी हैं, सब कुछ करते हैं। आई मीन दे डू ऑल काइंड ऑफ वर्क इन हैबिटेट, ठीक है। मतलब हैबिटेट उनका एक घर है, जैसे हमारा घर है, ठीक है, उसमें ही उनको पूरा अपना जीवन बसर करना होता है। तो सबसे ह्यूज रीज़न एस्पेक्ट जो है वो ये है कि इनकी डिस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, मतलब कि इनको दर बदर भटकना पड़ता है, कहीं कहीं पेड़ कट जाते हैं, कहीं कहीं जानवरों को वो अपना हैबिटेट छोड़कर जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइल्स। तो जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोल माइंस के आसपास ही कंसंट्रेट करती हैं, मतलब वहीं पे ज़्यादा पाई जाती हैं। क्यों? तो इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ कोल माइन अराउंड इंडस्ट्रीज रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आल्सो इंश्योर्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। तो ठीक है, कोल एक फ्यूल है, ठीक है, नॉट फ्यूल ऑफ लाइक लिक्विड फ्यूल नहीं है, इट इज़ अ बर्निंग फ्यूल, ठीक है, वुड फ्यूल है वो, ओके। तो जो प्रेजेंस है ना कोल माइंस की, ठीक है, उससे क्या हो जाता है इंडस्ट्रीज़ को ये हो जाता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उस फ्यूल को, वुड फ्यूल को लेने के लिए वो कम हो जाती है, और साथ में उनको इजीली मिल जाता है अपना फ्यूल, और चीप रेट पे भी मिल जाता है क्योंकि पास ही है, ओके। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम इज़ रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। अब जो पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम इज़ अ वेरी वैल्यूएबल फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल है एक, ठीक है। फॉसिल्स व्हाट आर द फॉसिल्स, फॉसिल जो होते हैं जो कि ज़मीन की सतह के नीचे हमें मिलता है, ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड होते हैं जो कुछ, ठीक है, फॉसिल होते हैं वो। तो ये फ्यूल है, मीन इट इज लिक्विड और क्रूड ऑयल टाइप, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर रनिंग ऑल मशीनरीज, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फ्रॉम अ बाइसाइकिल टू एन एरोप्लेन, ठीक है जी। पेट्रोलियम से ही मेरे ख्याल से ग्रीस बनती है, तो बाइसाइकिल के लिए, चेन के लिए ग्रीस चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसे ही होता हो। तो ये चीज़ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूएबल फॉसिल फ्यूल है, तभी इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ही गाड़ियाँ, मशीनें, ठीक है, यहाँ तक कि एरोप्लेन, वो सब कुछ चलते हैं जी, ओके। क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। क्वेरिंग जो होता है, क्वेरिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, या फिर हम सिंपल कहते हैं कि लग हम कभी क्रेन यूज़ करते हैं तो हम ज़मीन खरोच के निकाल लेते हैं, इंक्वायरी कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर क्वेरिंग पिट्स आर नॉट कवर्ड सो दे कैन कॉज इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। तो मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है इसका, कि हम पिट्स तो बना देते हैं, खड्डे तो खोद देते हैं उससे, मतलब मिनरल एक्सट्रैक्ट करते टाइम या कुछ और मलबा भी लेने के टाइम, या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स लेते के टाइम, तब भी हम उसको खोद देते हैं, बट उसमें उसको भरते नहीं है वापस, जिससे क्या होता है एक इन्वायरमेंटल हजार्ड बन जाता है कि भाई एक टाइप का वहाँ पे मीन दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसका आंसर थोड़ा थोड़ा दिखने लगे। तो ओके, तो जो कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज हैं ना, दीज रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये काफ़ी टाइम से यूज़ किए जा रही हैं, लाइक कि फॉसिल फ्यूल्स, फायरवुड, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल जो है ना वो हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर दोज पावर सोर्सेज दैट हैव कम into use recently due to depleting conventional sources and growing awareness, ठीक है। तो जो नॉन कन्वेंशनल है वो ज़्यादा इस्तेमाल क्यों की जा रही हैं, क्योंकि ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये चीज़ें डिप्लीट हो रही हैं क्योंकि इनका हम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो इसकी वजह से उन पर एक टाइप का लिमिट रख दी गई, या फिर उनको लिमिट नहीं रखने के बजाय उसको हमने एक डिफरेंट वे में लेना शुरू कर दिया, और हमने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइक ऐसे ऐसे नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जीज हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसी के साथ सेकंड है बायोगैस एंड नेचुरल गैस। अब बायोगैस और नेचुरल गैस में डिफरेंस समझ लीजिएगा, ठीक है। बायोगैस और नेचुरल गैस दोनों का मतलब गोबर गैस नहीं है सर, ठीक है, ओके। तो बायोगैस जो है वो गोबर गैस कहते हैं उसको, ठीक है।
ये ज़्यादातर हम बोलते हैं ना कि जिन्होंने डेयरी फार्म्स रखे होते हैं, डेयरी फार्म्स वाले ही उन्हें उसका काउ डंग से यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके वो लोग टाइप का बायोगैस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बायोगैस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है बायोगैस का। इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, रिन्यूएबल है ये, ओके। इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑल्सो। तो एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना हो ना, एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यू कैन ऑल्सो राइट बायोगैस। और नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज़ व्हाट? नेचुरल गैस इज़ ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम्स का बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ये जो है वो है एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स, और ये एक टाइप का कन्वेंशनल सोर्स भी है। तो इसको भी आप एग्जांपल में लिख सकते हैं जब आप कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब करते हो। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। जैसे कि हमने जब डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो हमने आपको बोला था ना कि लाइक फेरस जो मिनरल्स होते हैं उनमें क्या होता है, आयरन का कंटेंट होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सीधे फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स आर दोज कंटेनिंग आयरन, ठीक है। फेरस मिनरल्स में आयरन होता है, ठीक है। दे आर मैग्नेटिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन ओर। नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज नॉट कंटेनिंग आयरन, मतलब जिनमें आयरन का आयरन कंटेन नहीं करता है, बट ये दूसरे मेटल्स को ज़रूर कंटेन करता है, लाइक सिल्वर, कॉपर, लेड, ऐसे ऐसे जो मेटल्स होते हैं उनको ज़रूर कैरी करता है, कंटेन करता है। तो दे आर नॉन मैग्नेटिक, ठीक है, इसलिए ये नॉन मैग्नेटिक है। इसको आप मैग्नेट के ज़रिए उठा नहीं पाओगे वैसे तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो इसी के साथ एक और है हमारा भी, है ना, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। तो मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स सबसे पहले जब हमने डिस्कस किया था, वैसे ये सामने ही है आपके, तो हम यही करेंगे यहाँ तक, ये मोर सोल्ड वाला नहीं करेंगे, हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। तो मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं, मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, ठीक है, मतलब कच्चा लोहा तो हो नहीं सकता ना, मतलब बड़े बड़े बल्क में, ठीक है, जिसको मतलब एक शेप यहाँ पर एक डिज़ाइन नहीं दिया गया, ठीक है, ओके। इसको एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिनरल्स की होती हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल्स हैं आयरन ओर और बॉक्साइट, ठीक है। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो हैं क्या? नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन एंड जिप्सम। तो ये है हमारा मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स का डिफ्रेंशिएशन। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर के एग्जिस्ट क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं ख़त्म। तो इसी के साथ आपको अगर कोई भी डाउट है इसके अंदर, या इसके बारे में आप बोलते हो कि सर कोई सेपरेट फिर से लेक्चर बनाओ और डिलीवर करो जिसमें आप सबके सब पॉइंट और डिस्कस करो अच्छे से, तो हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, हमें अच्छा लगेगा कि आपको कोई डाउट है। तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहें, पर मेरी एक ही राय है, सबसे पहले जो भी क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो जेके बोर्ड के हों या CBSE के हों, प्लीज़ अपनी अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करना कभी मत छोड़ें, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक ही आपका बेस्ट सोर्स है जी, जहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मीनिंग सबसे पहले चैप्टर के बारे में, उसके बाद लाइफ के बारे में तो ज़रूर मिलता है। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं।